मेरे प्यारे बच्चों, सुड्डू भैया, गौरव भैया, गुल अफशा भैया, राहुल उत्पन्न सरकार, प्रवीण, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आगे बढ़ें। मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। आपको रोज का काम रोज खत्म करना है। बंगाल की धरती से माता से प्रणाम जी, प्रणाम है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3 पे। टाइप 3 में क्या है कि जब आपको केवल दो ही नंबर देगा, जब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जब आपको केवल दो ही नंबर देगा और फिर आपसे प्रपोर्शन पूछेगा। पहली टाइप में मैंने ए बी सी डी चारों देके रिलेशन समझाया। दूसरी टाइप में कहा कि चार में से कोई तीन देगा, चौथा गायब होगा। वो चौथे नंबर, चौथा गायब जो होगा वो पहले नंबर का भी हो सकता है, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथा का भी। अब आ रहे हैं टाइप 3 में, जहां आपको नंबर ही दो देगा। जैसे पहला सवाल है कि भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, और दो नंबर आपको दे दिए, एक नंबर बी दे दिया और एक नंबर ए दे दिया। दो नंबर दे दिए, कहता फर्स्ट, सॉरी बी और सी, माफ करिए, कहता फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, प्रथम समानुपात ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रथम समानुपात है इसका मतलब क्या वो समझिए। प्रथम समानुपात, यहां से लॉजिक समझा दो। आपको दो ही नंबर दे रखे हैं, बी और सी, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कोई एक ऐसा नंबर है, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का जो रिलेशन बी के साथ होगा ना, वही रिलेशन बी का सी के साथ होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि एक्स का बी से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन बी का सी के साथ होगा। हाँ है ना। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो आप जानते हैं नजदीक नजदीक वालों की गुना दूर दूर वालों की, इसकी इससे गुना, इसकी इससे गुना। तो एक्स इंटू सी और बी इंटू बी करेंगे बी स्क्वेयर। तो जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा वो बी स्क्वेयर अपॉन सी होगा। हाँ जी, सवालों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या था 24 और 16 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए। तो मान लेते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन एक्स है, यानी एक्स का जो रिलेशन 24 के साथ है, एक्स का जो रिलेशन 24 के साथ है वही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 24 का 16 के साथ है। तो कहता है एक्स की वैल्यू बताओ। तो दूर दूर की गुना, एक्स गुना 16, नजदीक नजदीक की गुना 24 गुना 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, दो से काटा 12। एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, 36। एंड दैट इज योर आंसर। यानी जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो आपका 36 होगा। बताइए, यहां ध्यान देंगे तो यानी कोई नंबर है एक्स, उसका जो रिलेशन इसके साथ होगा, एक्स का जो रिलेशन 2.4 के साथ होगा वही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 2.4 का 3.6 के साथ होगा। आपने कहा ठीक बात है, तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा इसकी इससे गुना और इसकी इससे गुना। देखो भैया, डेसिमल से एक डेसिमल गया, बिल्कुल ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिये 36, बिल्कुल ठीक है। तीन से काटेंगे, 3 आठे 24, 0.8 आया। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 1.6। कैलकुलेशन है और महज मजाक, सवाल में कुछ है ही नहीं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम थर्ड प्रोपोर्शन पे। थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहलाता है कि आपको कोई दो नंबर देगा, एक ए नंबर दे दिया, एक बी नंबर दे दिया, और फिर कहेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। थर्ड प्रोपोर्शन माने कोई एक नंबर है एक्स, तो जो रिलेशन ए का बी के साथ होगा वही रिलेशन बी का एक्स के साथ होगा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। हाँ जी, यानी जो संबंध ए का बी से होगा वही बी का किसी तीसरे के साथ होगा। तो कैलकुलेट करेंगे नजदीक नजदीक दूर दूर, तो ए एक्स इक्वल टू बी स्क्वेयर। हाँ जी, यानी थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू बी स्क्वेयर अपॉन ए होगी। मतलब सेकेंड नंबर का वर्क करके फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन आएगा। आइए,
तो कह रहा है 16 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मतलब 16 का जो अनुपात 36 से है, वैसे ही एक अनुपात 36 का किसी थर्ड नंबर से, लेट से एक्स से। तो भैया 16 को एक्स से किया और 36 को 36 से किया। 4 चौक 16, 4 नीम 36, 4 एकम 4, 4 नीम 36। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू 9 नीम 81 का। दिस इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। कहता है थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। मतलब 0.8 का जो संबंध 0.2 से है, वैसा ही रिलेशन 0.2 का किसी थर्ड नंबर से। क्या करना है यार, इसकी इससे गुना। तो x गुना 0.8 बराबर इसकी इससे गुना 0.2 इंटू 0.2। बहुत शानदार। अब सर देखो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 चौक 8। सही बात है, 2 से काटेंगे, यहां 0.1 बचा और यहां 2 बचा। तो x की जो वैल्यू आई वो 0.1/2 आई। 0.1/2। देखो यार, इसको और सुंदर से अगर डिफाइन करना हो तो डेसिमल हटाएंगे, बटे 20 आ जाएगा। 2 गुना 10 आएगा। बिल्कुल ठीक है। 1/2 कितना होता है साहब, 0.5 और बटे 10 है, तो यह आ जाएगा 0.05। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए, अगर 2 नंबर है और सवाल में आपसे पूछे फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो मतलब पहले का दूसरे से जो है वही दूसरे का तीसरे से। अगर पूछे थर्ड प्रोपोर्शन, तो मतलब जो पहले का दूसरे से वही दूसरे का तीसरे से। हाँ जी, बताइए। कह रहा है जी थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी बताया, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या होना है, जो दूसरा नंबर है भाई, पहले का दूसरे से जो रिलेशन है वही बेसिकली दूसरे का किसी थर्ड से होगा। तो कैलकुलेट करते वक्त बी स्क्वेयर अपॉन ए चला जाता है, यानी दूसरे नंबर का स्क्वेयर। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर अपॉन में ए, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब मेरे बेटा ये आया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। ये बना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे ये उड़ा दिया तो बचा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आते हैं मेरे बच्चे सबसे जरूरी हिस्से पे, दैट इज मीन प्रोपोर्शन, मध्य समानुपात। मध्य समानुपात का मतलब होता है कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो इनके बिल्कुल बीचों बीच कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों को प्रोपोर्शनेट कर रहा है। मतलब जो ए का एक्स के साथ रिलेशन बनेगा, वैसा ही रिलेशन एक्स का बी के साथ बनेगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों होगा क्या कि एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा और ए इंटू बी ए भी आएगा। और जो पिछले वाला सवाल है ना, इसमें हम चाहें तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। मैंने वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे सिंपल डाटा लगा, खटाक से मन में वैसे ही दिखाई दे गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट के आंसर है। आप रखना चाहें कर ले। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। मतलब ये हुआ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। आइए मेरे बच्चे, कहता है 64 और 120, 64 और 121 का मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो 64 गुना 121, 64 का वर्गमूल 8 और 121 का वर्गमूल 11। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 88 सेंटीमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 0.049 गुना 0.9।
अब जरा ध्यान देना भाई, 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आया मेरे बच्चे 21। अब मोटी बात समझने की ये है कि यहां अंक कितने हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 और एक यहां 4, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 4 क्या आधा यानी 2 रह जाएंगे, तो बटे 2 यानी 100, यानी आंसर जो आएगा वो 0.21 आएगा। है ही नहीं आंसर यार, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। कह रहा है 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती। देखना मेरे भाई, 45, सवाल पढ़ो पहले एक बार आप, फिर मैं समझाता हूं। मैं सवाल ड्राफ्ट कर रहा हूं। कह रहा भाई एक नंबर है 45 और एक नंबर है n। कहता है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए। लेट से इनका मीन प्रोपोर्शन ये आया, और कह रहा है दो और संख्या है 5 और 22। कह रहा है इनका मीन प्रोपोर्शन निकालिए। लेट से ये आया ये वाला, तो कहता है कि इसके मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना कर देंगे तो इसके बराबर आएगा। कहता है इस मीन प्रोपोर्शन का 3 गुना करोगे तो इस वाले मीन प्रोपोर्शन के बराबर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है, हाँ जी अब आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखेंगे तो ये आएगा कितना, 45 गुना n। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट करना, यहां 3, 5 गुना 22। दोनों साइड मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 45 गुना n, 3 का वर्ग 9, 5 गुना 22। देखो 5 नहीं 45 से 45 गया तो मेरे प्यारे बच्चों n की जो वैल्यू निकल के आई वो 22 है। यानी जिस नंबर की सवाल में हम बात कर रहे हैं वो नंबर कुछ और नहीं 22। वो नंबर मेरे भाई कुछ और नहीं, क्या है, 22। पहली लाइन पे फोकस करते हैं। सवाल में कह रहा है पी क्यू आर एंड एस आर प्रोपोर्शनल। कहता है पी क्यू आर एस प्रोपोर्शनल है। अगर मेरे बच्चे पी क्यू आर एस प्रोपोर्शनल है तो मतलब पी का क्यू से जो रिलेशन होगा, ऑप्शन समझाने होंगे ना यहां तो देखो यहां लिखते हैं पी का क्यू से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन आर का एस से होगा, आर का एस से होगा। हाँ जी, अब हमसे सवाल में कह रहा है तो भाई फिर मीन प्रोपोर्शन बताओ किसका, पी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर का और क्यू स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। बहुत मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप इसे रियल भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, अदरवाइज सबसे आसान तरीका है और उस तरीके का नाम है क्या, वैल्यू पुटिंग। आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ होगा, अलजेब्रा की चीजें याद होंगी कि हम वैल्यू पुट कर सकते हैं जहां जहां वेरिएबल हो। तो यहां उठा के हमने वेरिएबल में वैल्यू पुट कर ली। क्या वैल्यू रखें भाई, मुझे इन दोनों का रेशियो से मिलाना है तो इसे मैं 2:3 ले लेता हूं। तो यहां ऐसे नंबर लो जिनका रेशियो 2-3 ही रहे, तो मैं 4 और 6 ले देता हूं, डबल ही कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मुझे ही तो करनी है। ध्यान से देखोगे ये 2-3 है ये भी 2-3, यानी बराबर ही तो आ गए। आपने कहा ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पी की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, आर की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20। हाँ जी, क्यू की वैल्यू है मेरे बच्चे 3, 3 का वर्ग 9, एस की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 9 45। हाँ जी, अरे हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब कह रहे हैं इन दोनों नंबर का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो भाई दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 20 गुना 45। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 45 दूनी 90, ये हुआ मीन प्रोपोर्शन। 900, 900 का वर्गमूल निकालेंगे मेरे भाई आएगा 30। बहुत सारे बच्चे कहेंगे आपने वैल्यू क्यों मान ली,
मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी तरफ से भी जो वैल्यू मानना चाहते हैं उस वैल्यू के अनुसार कर लीजिए, वो भी तरीका बेस्ट है, उससे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी दूर दूर तक। यू कैन लेट एनी वैल्यू वॉट एवर यू वांट, है ना, बस रेशियो सेम होना चाहिए। अब हमें देखना कि किस ऑप्शन में सेट हो रहा है 30। देखते हैं भाई, यहां P इंटू आर कह रहा है, देखो P इंटू आर, तो 2 चौक 8, और Q इंटू एस, 3 छिंग 18। ये तो मतलब ही नहीं कि 10 आ जाए, हटाओ, ये तो नहीं देगा, ये नहीं देगा भैया। इस पे आते P बाई क्यू, अरे ये 2/3 है, एस वाई आर ये 6/4 है, मतलब नहीं कि 30 आ जाए, इनके स्क्वायर पे भी 30 नहीं आएगा। अब यहां P इंटू क्यू, P इंटू क्यू करेंगे तो 2 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे 6 आया। फिर है R इंटू एस, 4 को 6 से गुना किया 24, देखो क्या 30 आ रहा है, हाँ सर 6 और 24 30 आ रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप 4 पे चल रहे हैं। टाइप 4 में क्या है कि जो हमने थर्ड प्रोपोर्शन सीखा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, उन्हीं को मिक्स करा जाए सवालों को तो कैसे सवाल आते हैं उन पे बात हो रही है। आई करिए। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 2, 5 और 4, 2, 5 और 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो मान लेते हैं एक्स है। देखिए मेरे बच्चे, 2 को x से गुना करेंगे, 5 को 4 से, तो 2 इंटू एक्स बराबर 5 इंटू 4। आपने कहा रेट डाटा सेट है 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आएगी 10, यानी जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसकी वैल्यू आ गई 10। अब यहां तक की कहानी मैंने आपको बता दी। अब अगली लाइन में कह रहा है और 2.5 और 0.16 का माध्य अनुपात ज्ञात करिए, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करिए। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि भाई दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो और उनका स्क्वायर रूट कर दो मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, क्या कि देखो यार 25 का वर्गमूल हुआ 5 और 16 का वर्गमूल हुआ 4, बिल्कुल ठीक है, 25 का 5, 16 का 4, 5 चौक 20 आया। यहां 1, 2, 3 और एक 4, 4 जीरो है नीचे, तो वर्गमूल निकालोगे तो 2 जीरो आएगी नीचे, इससे एक कटा, तो आंसर आया 0.2। तो अब भाई मुझसे कह रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात करिए, फोर्थ प्रोपोर्शन का और मीन प्रोपोर्शन का रेशियो निकालिए। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो निकल के आया वो 10 आया, और मीन प्रोपोर्शन जो निकल के आया वो आया 2/10 या 0.2। 2 एकम 2, 2 5 10, बिल्कुल ठीक है। 5 को इससे गुना करेंगे 10 से, तो 50 अनुपात 1। तो आंसर जो आया मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे शेरों, वो आया 50 अनुपात 1। तो ये मेरा राइट आंसर हो। उसने पूछा कि इसका तो फोर्थ प्रोपोर्शन, उसका मीन प्रोपोर्शन, और फिर रेशियो निकालो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। अब आप एक बात तो जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो और 2 नंबर दे रखे हैं, तो दूसरे नंबर का वर्ग करो और पहले नंबर से भाग। नहीं तो फिर ऐसे लिखोगे, भाई थर्ड प्रोपोर्शन कोई नंबर होगा x, तो जो रिलेशन 2 का 3 से होगा वैसा ही रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों 3 का x से होगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब 3, 4, 12 के चतुर्थानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करिए, और कह रहा है 3, 4 और 12, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। तो भाई जो रिलेशन 3 का 4 से होगा वैसा ही रिलेशन 12 का किसी फोर्थ नंबर लेट से x से होगा। तो भैया
3 गुना एक्स, दूर दूर वाले गुना नजदीक नजदीक की, 4 गुना 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो एक्स की वैल्यू आई 16। ये आया फोर्थ प्रोपोर्शन। कह रहे इनका रेशियो बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन 9/2 है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा 16। 2 से दोनों तरफ गुना, तो 9:32। अब मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ऑप्शन मिल गई, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। 12, 18 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो भैया फोर्थ प्रोपोर्शन लेट से एक्स है, तो मेरे बच्चे 12 गुना एक्स बराबर 18 गुना 6, तो 6 दूनी 12, दूनी 18, तो एक्स की वैल्यू आ गई 9। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन मेरे प्यारे बच्चों आ गया आपका 9। कह रहा है 4 और के का तृतीय अनुपात निकालिए, 4 और के का थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए। आपने कहा ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 नंबर दे रखे हो तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का क्या फंडा होता है? सेकंड का स्क्वायर करना और फर्स्ट से डिवाइड। 4:k, k/x, तो k स्क्वायर 4x, तो फोर्थ प्रोपोर्शन ये आएगा। अब कह रहा है दोनों बराबर है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन दोनों इक्वल है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन 9 था इन वाले डाटा का, और दूसरे वाले डाटा का थर्ड प्रोपोर्शन k²/4 है। 9 चौक 36 गुना करेंगे, k² बराबर 36, तो k की वैल्यू आई 6। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। कह रहा है k का मान ज्ञात करिए, तो k का मान होगा 6। k का मान होगा मेरे भाई 6। कह रहा है जी x और y के बीच मध्यानुपाती तृतीयानुपाती का k गुना है। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि x और y 2 नंबर है, ठीक है जी, इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो √xy होगा, और कह रहा है इन्हीं का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो वो हो जाएगा दूसरे वाले का वर्ग बटे पहले वाला, y²/x। बिल्कुल जेन्युइन बात है। अब कहता है इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का कितना गुना है? k गुना है। थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है। कहता जो मीन प्रोपोर्शन है वो थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है, यानी इसका k गुना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है x और y का जो मीन प्रोपोर्शन है वो x और y के थर्ड प्रोपोर्शन का k गुना है, इसका k गुना है। तो भैया दोनों साइड स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करना होगा, तो x इंटू वाई आएगा। यहां k स्क्वायर आया, इसका वर्ग करोगे तो y की पावर 4 आया, x का वर्ग करोगे x स्क्वायर। अब मेरे बच्चे एक बात आना, y से काटोगे यहाँ क्या आया? y³। x स्क्वायर को x से करेंगे x³, तो x³ इक्वल टू k² इंटू y³। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, k² की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी x³ बटे y³। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? k की। मुझे वैल्यू निकालनी मेरे बच्चे k की। ये है k²। तो मेरे बच्चे, जब ये स्क्वेयर इधर आएगा तो स्क्वेयर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 बटे y की पावर 3/2। तो और हम इसे चाहें तो लिख सकते हैं x बटे वाई की पावर 3/2। और हमसे यही पूछा कि भाई k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी x बटे वाई की पावर 3/2। अच्छा, x बटे वाई की वैल्यू पूछी, मैं उल्टा कर गया, सॉरी। आओ भाई, तो x बटे वाई की वैल्यू पूछी, तो x और y का क्यूब हो गया, और ये है k²। तो मेरे बच्चे x बटे वाई क्या होगा?
दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो ये आ जाएगा k की पावर 2/3। पावर शॉर्ट्स एंड ऐसेज में आपने ये चीजें समझी है। क्या समझिए कि सर जब भी यहां से पावर शिफ्ट होगी तो इधर बटे में रहती है पावर 2/3 आएगी। हाँ जी, तो ये जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों k की पावर 2/3 आ गई। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, कह रहा है P 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन है। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन है P, तो P की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों 9 का वर्ग बटे 3, 27। यहां कह रहा है तो 6 P और 4 का फोर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती है, यानी P और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन है, सॉरी 6 P और 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, लेट से x। तो मेरे बच्चे x को 6 से गुना करोगे 6x, और p को 4 से गुना करोगे 4 इंटू पी। अब मेरे प्यारे बच्चों p की वैल्यू कितनी है, सब 27, तो p की जगह मैं 27 रख देता हूं। आपने कहा जी ओके। अब देखो जी, 3 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नीम 27, तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू है 18, यानी इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शन बैठेगा वो बैठेगा 18। कहता है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा मेरे बच्चे 10.8 और 4.8। देखो मेरे भाई, देखो ये तो तय है कि एक और एक 2 दशमलव है, तो आंसर में 1 जीरो आएगी बटे में, यानी 1 डेसिमल आएगा। दूसरा ब्रेक करें तो 12 निम में 108, इसे लिखेंगे 12 गुना 9, 48 को लिखेंगे 12 गुना 4। अब अगर हम वर्गमूल निकालें तो 12 12 एक बार आ गया बाहर, बिल्कुल ठीक है। 9 का वर्गमूल 3 आ गया, और भैया 4 का वर्गमूल आ गया 2 बटे 10। ये तो आया मेरे प्यारे बच्चों मीन प्रोपोर्शन। अब कह रहा है 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा क्या, बेसिक फंडा है कि भाई इसका वर्ग करो और पहले वाले से भाग दे दो, तो ये आएगा 8, तो थर्ड प्रोपोर्शन आया 8। अब कह रहा है जी इनका जोड़ कर दो, तो देखो मेरे भाई 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 को 10 से भाग देंगे 7.2 जमा 8, तो आंसर आया 15.2 सेंटीमीटर। देखिए मुझे सवाल में क्या कहा गया, मुझे सवाल में कहा गया कि भाई 108 और 48 का वर्गमूल निकालो, तो मैंने क्या किया 108 को टुकड़ों में बांट लिया, 12 निम में 108 और 48 को 12 गुना 4। अब वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़े देखते हैं, तो 12 का एक जोड़ा बन गया, 9 का 3 बन गया, 4 का 2 बन गया, तो 12 गुना 3 गुना तो 32 36 दूनी 72 बटे 10 यानी 7.2। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा जी, थर्ड प्रोपोर्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों सेकंड नंबर के वर्ग को फर्स्ट से भाग देना। 16 को 2 से भाग दिया 8, कह रहा है जी दोनों का जोड़ बता दो, तो 15.2 सिंपल आंसर आ गया। देखिए यार सवाल में कह रहा है ए बी सी और डी ऐसे हैं कि वे अनुपातिक हैं, ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनेट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपोर्शनेट है, तो नजदीक नजदीक की गुना दूर दूर की गुना, तो मतलब ए इंटू डी जो होगा वो बराबर होगा बी इंटू सी के, पहली चीज। अब आइए आगे, अब अगली लाइन में क्या कह रहा है मेरे बच्चे कि जो सी है वो ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है। सी जो है मेरे प्यारे बच्चों ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है। सी इज द थर्ड प्रोपोर्शनेट टू ए एंड बी, डी। सी जो है वो ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है। सी जो है मेरे प्यारे बच्चों ए और डी का थर्ड प्रोपोर्शनेट है, ए और डी का क्या है थर्ड प्रोपोर्शनेट, तो थर्ड प्रोपोर्शनेट का नाम है सी।
तो थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या होता है, इसका वर्क करना सेकंड वाले का, पहले वाले से भाग देना। बिल्कुल ठीक है। अगली बात, अगली लाइन में ये कह रहा है वेयर एज बी इज द मीन प्रोपोर्शनेट टू ए एंड सी, जबकि बी जो है वो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनेट है। बी जो है वो ए और सी का मीन प्रोपोर्शनेट है, बी, और बी को हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनेट नाम लिया है, दैट इज बी। तो मीन प्रोपोर्शनेट का सूत्र होता है मल्टीप्लाई और फिर स्क्वायर रूट। भाई दोनों साइड वर्क करोगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू सी आएगी। यहां दोनों साइड वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, यहां डी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, और वही है कि ए इंटू सी यहां पे भी है, ए इंटू सी यहां पे भी है। इसका मतलब बी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी मेरे बच्चे आपस में क्या होंगे, बराबर। भाई अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो बी स्क्वायर और डी स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। आपने कहा जी हाँ, यानी मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, डी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी वो डी के बराबर आएगी, बी और डी बराबर आ जाएंगे। हाँ जी, अगर बी और डी बराबर आ गए मेरे बच्चे, तो अब सवाल को आगे लेके चलते हैं। क्या कि भैया अगर बी और डी बराबर आ गए तो बी और डी अगर बराबर हैं, बी और डी मेरे प्यारे बच्चों अगर बराबर हैं तो ये कट गए, क्योंकि बी और डी तो बराबर है। कट गए तो इसका मतलब ए और सी क्या है, बराबर है। तो आपने देखा कि ए और सी भी बराबर हैं, बी और डी भी मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। बी और डी भी बराबर हैं, ए और सी भी बराबर है। बी और डी भी बराबर हैं और ए और सी भी मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। आराम से सिर्फ इतनी बात को समझो, फिर आगे बताऊंगा कि भैया ए और सी भी आपस में बराबर है, बी और डी भी आपस में बराबर है। तो ऑप्शन से चलते हैं। ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, यहां कह रहा है बड़ा छोटा, गलत, ये नन ऑफ दीज ने। ये पहले ऑप्शन पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि चारों की चारों वैल्यूज आपस में बराबर है। अगर आपको दिक्कत है तो ये बताओ ए और सी दोनों बराबर है, तो मैं सी की जगह ए रखूंगा तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यानी ए बी के बराबर आ गया, हाँ है ना। तो जब ए बी के बराबर है तो डी के बराबर होगा, यानी ए बराबर होगा बी के भी बराबर होगा सी के बराबर डी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पहली लाइन पे आना, कह रहे यदि 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 32 है। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल 32 है, थर्ड प्रोपोर्शनेट ऑफ 2 एंड बी इज 32। तो भैया बताओ 2 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनेट क्या कैसे निकालते हैं। तो सर सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं और फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, और ये किसके बराबर है, 32 के। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर बराबर 64, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई जी, 8। इसका अर्थ यहां से ये समझ में आया कि भैया बी की वैल्यू 8 है। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में कह रहा है बी और डी का मीन प्रोपोर्शन, बी और डी का मीन प्रोपोर्शन है। कहता है बी और डी का मीन प्रोपोर्शन जो है वो बी और डी का मध्य, बी और डी का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। अच्छा, जहां डी, अच्छा कहता है इसका मीन प्रोपोर्शनेट निकालिए। तो मीन प्रोपोर्शनेट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू डी। ये मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं, वेयर एज डी इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 7 एंड ई। कहता है डी जो है वो 7 और ई का, कहता है जहां डी 7 और ई का तीसरा समानुपात है। किसका भाई, 7 और ई का, 7 और ई का तीसरा समानुपात है, यानी थर्ड प्रोपोर्शनेट है डी। तो डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड का स्क्वायर करेंगे और फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। उससे आगे क्या कह रहा है, जहां ई 3 और 3, 6 और 7 का, जहां ई जो है 3, 6 और 7 का चौथा समानुपात है,
सवाल में कह रहा है कि ई जो है वो 3, 6 और 7 का फोर्थ प्रपोर्शन है। कहता है फोर्थ प्रपोर्शनेट है किसका? 3, 6 और 7 का। तो 3:6 वही होगा जो 7 का फोर्थ प्रपोर्शन ई। सवाल में कह रहा है जहां ई 3, 6 और 7 का चौथा समानुपात है। अब क्या होगा मेरे बच्चे? दूर दूर वालों में गुना, तो 3 गुना ई, नजदीक नजदीक वालों गुना 6 गुना 7, 3 दूनी 6, तो ई की वैल्यू आ गई 2, 7 दूनी 14। अब मेरे बच्चों मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहां रखते हैं ई की वैल्यू 14, 14 का वर्गमूल है 14 इंटू 14 बाई 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 28। हाँ जी, अब डी की वैल्यू 28 है और बी की वैल्यू 8 है, तो मीन प्रोपोर्शन पूछा था, तो बी की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू 28 है। अब 8 गुना 28 के मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है। आओ भैया, तो 8 गुना 28 को कैसे ब्रेक करें? देखो ध्यान से भाई, 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, 28 को लिखेंगे 4 गुना 7, बिल्कुल। तो खास बात क्या होगी कि सर 4 और 4 एक जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, बचा क्या? 7 दूनी 14, तो आया 4√14। तो मतलब इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 4√14। ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों लेटेस्ट और अपडेटेड सीडीएस के क्वेश्चन। यहां पे चीजें क्या हैं कि थोड़ी सी हैवी लेवल की है, मतलब हैवी लेवल नहीं है लेकिन पजल है, कैलकुलेशन 3-4 टुकड़ों को मिला के बना रखी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स और वाई का मध्यानुपाती इनके तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। कहता भाई 2 नंबर है एक्स और वाई, इनका जो मीन प्रोपोर्शन है वो इनके थर्ड प्रोपोर्शन का 3 गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन होना है मेरे प्यारे बच्चों एक्स वाई। यार ये तो हो चुका है शायद पीछे सवाल। अच्छा, 3 गुना नहीं, यहां गड़बड़ है, इजेंट टाइम्स यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है। एन गुना है, सॉरी। सवाल में कह रहा है कि भैया मीन प्रोपोर्शन जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या है? एन गुना है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा। अब आते हैं आगे। तो देखो मेरे बच्चे एक्स और वाई का मीन प्रोपोर्शन ये है इंटू एन इक्वल टू एन। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट, वाई स्क्वायर बटे फर्स्ट। तो कह रहा है कि एक्स इज टू वाई का रेशियो क्या होगा? एक्स इज टू वाई का मतलब बना एक्स बटे वाई की वैल्यू क्या होगी, या एक्स इज टू वाई की वैल्यू। तो करें क्या भाई, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स वाई, ये एन स्क्वायर, और ये होगा वाई की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर। हाँ वही सवाल है जो पीछे किया हमने। इससे काटोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब इक्वल टू एन स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स बटे वाई की वैल्यू जानते हो क्या आएगा? एन की पावर 2/3, और बटे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो एन रेज टू पावर 2/3:1 मेरा राइट आंसर होगा। पीछे जो एक सवाल किया है ना अभी, सेम वैसा ही सवाल है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 पे। ये वो टाइप है जिसने एग्जाम में आते ही तहलका मचा दिया, और तहलका इतना बड़ा मचाया कि एक ही बार में सारे क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दिए। एक ही सेट में 2-2, 3-3 सवाल आपको मिलने लग गए इसके। तो क्या करें? क्या है सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? उसने कहा कि भाई 4 नंबर है ए बी सी ओ डी। ठीक है साहब, क्या है भाई? चारों के चारों जो नंबर हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन इन चारों नंबर में से कुछ कुछ मतलब एक सर्टेन नंबर घटा दें, लेट से एक्स घटा दें, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स।
तो कह रहा अब ये सारे के सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, यानी जो इसका इससे रेशियो होगा वही रेशियो इसका इससे हो जाएगा। कह रहा है कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो इस सबको सेम प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो यही पूछेगा आपसे कि भाई क्या घटा दिया जाए या क्या जोड़ दिया जाए कि ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाए। आइए भाई पहला सवाल, पहले इसे डिटेल समझाता हूं, फिर अगला इसी का मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कशन करूं। देखो मेरे बच्चे, कह रहा भैया नंबर है क्या 6 8 12 भी। कहता है चार संख्या है, अगर इनमें से हर एक में से समान संख्या घटा दी जाए तो लेट से मेरे प्यारे बच्चों समान संख्या जो है वो x है जो इनमें घटा दी जाए, यानी 6 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स और 20 माइनस एक्स। और हमें यही पता करना है कि भाई वो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ऐसा करने से ये सेम प्रोपोर्शन में आ गए। समान संख्या घटा दी जाती तो परिणाम संख्या समानुपात में होती है, मतलब प्रोपोर्शन में होती है, यानी इसका इससे रेशियो है वही रेशियो इसका इससे हो जाता है। तो कहता है बताओ x की क्या वैल्यू ले मेरे प्यारे बच्चों की सेम रेशियो में सेट हो जाए। हाँ जी, अब क्या करें जी, अब हमें एक काम करना चाहिए यहां इन डिटेल। तो पहले डिटेल ही समझाता हूं कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे। तो 6 माइनस एक्स को गुना करो भैया 20 माइनस एक्स से, और नजदीक नजदीक की गुना करो 8 माइनस एक्स गुना 12 माइनस एक्स। तो 6 को 20 से किया 120 माइनस 6x माइनस 20x, माइनस एक्स को माइनस एक्स से किया माइनस एक्स किया। 8 को 12 7 84 12 8 96 माइनस 8x माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस था, ये भी प्लस एक्स के। अब जब बेटा कैलकुलेशन सेट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, यह आया 120 माइनस 26x और यह आया 96 माइनस 20x। तो मेरे बच्चों करो क्या, 20 को इधर लाओगे प्लस का होगा तो बचेगा माइनस 6x, और इसको उधर लेके जाओगे तो बचेगा माइनस 24। कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी 4, यानी 4 वो संख्या है जिसे अगर हम 6 8 12 20 से घटा दें। 4 वो संख्या है जिसे अगर हम 6 8 12 20 से घटा देते हैं, 6 8 12 20 से अगर हम घटा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो बनेगा वो प्रोपोर्शन में बन जाएगा, यानी समान अनुपात में बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये है डिटेल इसका। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे भाई सवाल में किया क्या जाए। अब अगर हम बात करें शॉर्ट की कि भाई शॉर्ट में कैलकुलेशन कैसे होनी है, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो हो क्या रहा है, ऐसा हर एक सवाल में होना है। हो ये रहा है मेरे बच्चे कि जब भी आप इन्हें गुना करेंगे तो दूर दूर वाले की गुना हो रही होगी 20 छिंगे 120 और 20 और 6 26। नजदीक नजदीक वालों की 12 7 12 8 96 और 12 और 8 20। हमेशा यही फंडा होगा, यानी इस चीज को अगर हम डिटेल में भी करें तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं। सिंपल एक फंडा मानना है कि भाई 6 को 20 से गुना किया 120 माइनस 20 और 6 26। यहां 8 को 12 से गुना किया 96, 8 और 12 20। बिल्कुल ठीक है जी। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 इधर लाए तो 26 में 20 गया 6x आया, और 120 और 96 का डिफरेंस लिया। यानी एक सीधी सीधी कलम चला सकते हैं यहां समझने वाले बच्चे के लिए, और वो कलम ये चला सकते हैं कि सर हम पेपर में डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये कि दूर दूर वाले की गुना करो 20 छिके 120, नजदीक नजदीक वाले की गुना करो 12 और 8 20। 12 7 84 12 8 96। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, भाई दूर दूर वाले की गुना करो कर दीजिए, नजदीक नजदीक वाले की गुना करो कर दीजिए। अब ये करो मेरे प्यारे बच्चों कि दूर दूर वाले को जोड़ो, 6 में 20 जोड़ा 26, और नजदीक नजदीक वाले को जोड़ो 12 और 8 20। तो 26 में से 20 घटा दो, और ये ध्यान देना कि बड़े में से ही छोटा घटा रहे होते हैं, यानी हम डिफरेंस ले रहे होते हैं। क्या ले रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस ही ले रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो 120 में से 96 घटाएंगे 24 बचा मेरे बच्चे, और 26 में से 20 घटाएंगे तो बचा 6, 6 से काटेंगे तो आंसर आएगा 4।
यानी वो संख्या कुछ और नहीं 4 होगी। वो संख्या मेरे प्यारे बच्चों कुछ और नहीं क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी जो काम आप डिटेल में कर रहे हो ना एक्स मान के, वही काम कर रहे हैं हम शॉर्ट में भी, कुछ नया काम नहीं कर रहे, बस उसी को तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, अब एक तरीका और भी सिखा रहा हूं, जो सीख पा रहे वो सीखने की कोशिश करना। 6, 8, 12, 20। मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया साहब, 2। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आया साहब, 8। रेशियो ले लो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 ले लिया। अब ध्यान देना, पहले डिफरेंस ले लिया, अब इस 4 को गुना करना है इस 6 से, इसके पहले से, और इस 1 को गुना करना है इस वाले सेट के पहले से। तो 4 को 6 से गुना किया 24, और 1 को 12 से गुना किया 12। अब इनका डिफरेंस लेना है। मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं, मैं बात डिफरेंस की कर रहा हूं, किसी और चीज की नहीं। अब 4 माइनस 1 कर दें, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, डिफरेंस। तो 24 में 12 गया 12, और 4 में गया 3, 3 चौक 12। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 4। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले पे आओ। कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए, एक बार जल्दी से कमेंट करें, जो मैंने पॉइंट बताया आपको। ये मैं अगले वाले सवाल को डिटेल भी समझा दूंगा और फिर शॉर्ट भी समझा दूंगा। आप जल्दी से कमेंट करो कि समझ कितने गए। जैसे यहां कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो मुझे डिटेल लेना होगा, तो भैया नंबर है 6, 7, 15 और 17। ठीक है जी। अब कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए, तो लेट से एक्स जोड़ दिया जाए। तो ये हो गया 6 जमा एक्स, ये 7 जमा एक्स, ये 15 जमा एक्स, ये 17 जमा एक्स। अब क्या करना है, कहता है कि समान अनुपात आ जाए। डिटेल बता रहा हूं, तो दूर दूर वाले की गुना 6 जमा एक्स गुना 17 जमा एक्स, नजदीक नजदीक वाले गुना 7 जमा एक्स और 15 जमा एक्स। तो मेरे बच्चे डिटेल करोगे तो देखो 6 को 17 छिके 102 आएगा, फिर 6x 17x 17 और 6 23x आएगा। यहां देखोगे भैया 15 7 105 आया, 7 और 15 22x आया। x फिर इधर भी कटेगा इधर भी कटेगा। अब मेरे बच्चे 105 में से 102 घटाओगे तो बचेगा 100, मतलब सिर्फ 3, और 23 में से 22 गया 1, यानी x की वैल्यू 3। यानी 3 वो नंबर है जिसे हमें हर एक में जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कल्याण हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, अब अगली कहानी को सुनिए। क्या जी, अगली कहानी क्या है, यहां तक की बात आगे सुना। अगली कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 सोल्व करके निकालना चाहता हूं तो मुझे सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको तरीका बताया क्या, कि भैया एक सिंपल काम करो, दूर दूर वाले की गुना करो। 17 छिके 102 कर लिया साहब, और 15 साते 105, और इनका डिफरेंस लेना है। दूर दूर वाले की गुना नजदीक नजदीक वाले के। मेरे सब ध्यान रहे, 102 में से 105 नहीं घटाना, इनका डिफरेंस लेना। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा घटाना। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमें इन्हें जोड़ना है। इधर 17 और 6 23, और 15 में से ना 15 और 7 22, इनका डिफरेंस ले लेना। ये आया 3 और यहां आया 1, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। एक तो मैंने ये तरीका सिखाया आपको, ये क्लियर है भाई सभी भाई बहनों को, बहुत बढ़िया बात। अगर इस वाले में आपको असहजता महसूस हो रही, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहां कुछ नहीं किया, डिटेल ही कराया, लेकिन डिटेल को थोड़ा सिस्टमेटिक करा दिया, जो नहीं लोग कर पाते। अब क्या करने को कह रहा हूं मेरे भाई, मैं अब कह रहा हूं कि आप चीजों को ऐसे टैकल करो कि 6 और 7 का डिफरेंस ले लो 1, 15 और 17 का डिफरेंस ले लो 2। अब 2 को गुना करो इसके पहले से, 2 छिक 12, 1 को गुना करो इसके पहले से 15, दोनों का डिफरेंस ले दो, और यहां 2 में से 1 घटा दो, मतलब बड़े में से छोटा। 15 में 12 गया 3, डिफरेंस की बात हो रही है, 2 में 1 गया 1, तो भी आपका आंसर 3 ही निकलेगा। ये वाला जो तरीका ये क्या है, ये बेसिकली यहां जो सेटिंग है उसको कॉमन लेके पहले ही कैंसिल करने वाली चीज होती है।
तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे, मर्जी आपकी। अगर ये डाटा बहुत बड़े बड़े होंगे तो शायद मल्टीप्लीकेशन बड़ी मुश्किल होगी, उस केसेस में आपको ये सबसे आसान मेथड लगेगा। आइए, तो कहानी तेरी। करिए भाई। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि 23, अगला है 39, फिर अगला है 32 और फिर है 56। कहता है जी प्रपोर्शन में नहीं है, मान ली बात। तो कहता है इनमें से x घटाया गया, यानी x सब में से घटाया गया, x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, हर एक से घटाया गया, ताकि जो नंबर हमें मिले वो एक प्रपोर्शन में आ जाए। नंबर जो मिले वो किस में आए? प्रपोर्शन में। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए? किया ये जाए मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे शॉर्टकट करना है, तो 23 और 39 का डिफरेंस बड़ा आ रहा है, 16 आया है ना। 6 3 9 2 1 3, ठीक है। और यहां डिफरेंस क्या है? 32 और इसका, 6 में 2 गया 4, 5 में 3 गया 2, 24। यही आया ना भाई, 4 2 6 3 2 डिफरेंस आया। रेशियो ले लो, 8 दूनी 16, 8 3 24। कैलकुलेशन शायद आप समझ पाए कि आसान हो जाएगी। अब अब मेरे दोस्त करना ये है कि 3 को गुना करो 23 से, तो 23 3 69। ध्यान देना डिफरेंस चाहिए मुझे। 2 को करो 32 से, 32 दूनी 64 बटे 3 माइनस 2 करो, तो यह आया 5, यह आया 1। यानी वो नंबर कुछ और नहीं 5 है। यानी 5 वो ऐसा नंबर है, यानी x की वैल्यू 5 आ गई। 5 एक ऐसा नंबर है जो इनमें से घटाने के बाद ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। 5 घटाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सेम प्रोपोर्शन में सेट हो जाएंगे। अब कह रहा है कि भाई बताओ इसमें क्या रखें कि सेट हो जाए। कहता है इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो 5 और 4 9, और 5 थी 15 और 1 16। तो कह रहा है 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन का सूत्र होता है भैया, दोनों नंबर ले लो, उनका प्रोडक्ट कर दो, 9 गुना 16 और स्क्वायर रूट कर दो। 16 में 144 का आया 12, तो आंसर आया 12। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर माय डियर। आइए मेरे बच्चे, कहता है जब x को 9 15 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, 9 15 21, 9 15 21 और 31 में जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 15 और 9 का डिफरेंस 6, 21 और 31 का डिफरेंस 10। बहुत बढ़िया। रेशियो लोगे मेरे बच्चे, 2 तिया 6, 2 5 10। फिर क्या तरीका सिखाया? तरीका ही सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, 5 को इसके पहले से और 3 को इसके पहले से। तो 5 3 45 और 21 दिए 63, और बच्चे बटे मेरे प्यारे बच्चों 5 में 3 गया 2, 5 माइनस 3, तो 63 में 45 गया मेरे भाई 18, और 5 में 3 गया 2, काटेंगे आंसर आया 9। यानी x की वैल्यू कुछ और नहीं 9। अब यहां रखते हैं, 9 तीय 27 में से 2 गया मेरे प्यारे बच्चों 25, और 9 5 45 और 4 49। मुझे सवाल में कह रहा है कि इनका मीन प्रोपोर्शन बताइए, यानी मुझे 25 और 49 के प्रोडक्ट का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब दो नंबर का तो यही तरीका है, 25 का 5, 49 का 7, 5 7 35। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। करिए भाई।
कह रहा है व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, कहता 58, 75, 79, 103। कहता अगर हर संख्या से हम x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो एक प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों यही पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। हाँ है ना, x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यार दोस्त, लगाते हैं कोशिश करके दिमाग। 58 और 75 का डिफरेंस, ये तो भैया 17 आया, 8 7 15 और 18 15 में 60 गया 7 और 6 में बच गया 17, ठीक है। और यहां देखोगे तो भैया ये आया 34, अरे वाह मजा आ गया। और 4 13, 7 3 10, ठीक नहीं 24 आ गया, यहां गड़बड़ हो गई। 79 103, 9 4 13, 7 2 9 1 10। अब मेरे प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन बड़ा हो गया। अब 24 को 58 से गुना करोगे, 17 को 79 से करोगे, टाइम टेकन हो जाएगा। और इतना टाइम टेकन हो जाएगा कि पेपर में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर क्या किया जाए। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए फिर क्या किया जाए। समस्या आ गई बाबू, बात तो सही है सर। अब भैया सोल्व करना है तो डिटेल में सोल्व करो, कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे बच्चों ये देखो कि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, x+2 का और 3x-5 का। बिल्कुल सही है सर। मेरे प्यारे बच्चों जब आप मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो मीन प्रोपोर्शन का तरीका यही होता है इन दोनों नंबर का। मैं आपको एक महज बढ़िया तरीका और बढ़िया बात सिखा रहा हूं जिससे आप कर पाए सवाल में, पेपर में चीजों को। क्या कि भाई जब आपके साथ ये फिक्स हो गया कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, क्योंकि अगर रेशियो आसान आ जाता तो कैलकुलेशन आसान थी, और डिटेल तो बिल्कुल ही संभव नहीं आपके लिए करना, वो तो और बहुत लेंदी चला जाएगा फिर। तो फिर एक काम करिए, अपनी तरफ से x की एक वैल्यू लेट करिए, ऐसी वैल्यू लेट करिए कि जो आंसर आए वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बने अंदर, क्योंकि सारे आंसर मीन प्रोपोर्शन में साफ दे रखे हैं। तो मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, तो 1 और 2 3, तो ये तो होगा ही नहीं। 2 लेंगे तो 2 और 2 4, 2 3 6 5 गया 1, आंसर ही नहीं है, क्योंकि सोल होके जो आए वो इन्हीं आंसर में से होना चाहिए। 3 लेंगे, 3 2 5 और 3 3 9 5 गया 4, ये भी नहीं बनेगा बात। 4 3 12, देखो 4 2 6, 4 3 12 5 गया 7, ये भी नहीं बन रहा बात। 5 लेते हैं, 5 और 2 7, 5 3 15 में से 5 गया 10, 10 7 70, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। 6 और 2 8 और 6 3 18 में से 5 गया 13, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। यानी हमें कुल मिला के ऐसा कार्रवाई करना है कि वैल्यू रखते रखते ही देखना है कि इनका वर्गमूल निकाला जाए। 7 रखते हैं, 7 2 9 वर्गमूल निकला है, 7 3 21, 21 में 5 गया 16 वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो 4 3 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मीन प्रोपोर्शन मेरा 12 हो सकता है, लेकिन हो जाए तो 15 भी हो जाए, 18 भी हो जाए, 10 भी हो जाए। 12 आया, तो 12 कब आया सर, जब आप x की वैल्यू 7 रख रहे हैं। तो मेरे बच्चे अब ये वैल्यू आपको यहां चेक करनी पड़ेगी। ये वैल्यू यहां चेक करो कि x की वैल्यू 7 लेंगे तो आया 51, ये आया 75 का 68, यहां 7 घटाएंगे तो 72, और यहां 7 घटाएंगे तो आएगा 96। अब देखो क्या ये रेशियो सेम आ रहा है। तो यहां देखेंगे तो 17 3 51, 17 चौक 68, 3:4 सेट आया। यहां पे भी चेक करते हैं, 18 3 नहीं 24 3 72, 24 चौक 96 सेट आ रहा है, तो 3 4 सेट हो रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 सही हो रही है और आपका आंसर 12 ठीक है, करेक्ट है। तो अगर आप चीजों को इस तरह नहीं जोड़ पाते तो फिर दूसरा तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों सवाल करने का। हाँ है ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो जो होता है इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को आपको समझना है। देखो यार, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अनुपात।
अगर आपको ऐसे रेशियो दे रखा हो A:B, C:D, E:F और इनका कंपाउंड रेशियो बताओ, तो A/B गुना C/D गुना E/F, यानी इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाइए। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट जो है ना, इस शब्द का अर्थ ही हिंदी में होता है वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात। मतलब अगर A:B आपको दिया हुआ है, A:B दे रखा और पूछा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो मतलब इसका भी वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो। अगर इसके आगे सब लगा दे, सब लगा दे, सब डुप्लीकेट बताओ, तो सब डुप्लीकेट का ना वर्गमूल करो। यानी अगर मान लीजिए कोई दे रखा है A:B दिया हुआ रेशियो, तो इसका सब डुप्लीकेट हो जाएगा वर्गमूल। ट्रिप्लीकेट का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों घनानुपात, घनानुपात मतलब क्यूब रेशियो। तो अगर A:B है तो उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रेशियो। अगर सब वर्ड आ जाएगा ट्रिप्लीकेट के पीछे, जैसे आ गया सब ट्रिप्लीकेट, तो मतलब क्यूब रूट करना है, घन मूल अनुपात निकालना है। अगर मेरे बच्चे हम बात करें इनवर्स रेशियो, तो इनवर्स का मतलब उल्टा करके लिखना है। जैसे A:B का इनवर्स रेशियो बताओ, तो 1/A:1/B। तो ये सिंपल सिंपल शब्द हैं जिनका रेलवे जैसे एग्जामों में बहुत इस्तेमाल होता है। अब मेरे बच्चे पहले सवाल पे आते हैं, बताइए। ये कोमा लगे हुए 3, 1 2 3, करिए। देखो भाई, कंपाउंड रेशियो में करना क्या है, 2/3 लिखना है, गुना 7/6 करना है, गुना मेरे प्यारे बच्चों 4/7 करना है। 7 से 7 कटा, 2 तिया 6 आया, आंसर आया 4:9। ऑप्शन डी, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। अब कह रहा है वर्गानुपात ज्ञात करिए, मतलब वर्ग करना है। 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों डुप्लीकेट रेशियो। यहां कह रहा है डुप्लीकेट, तो 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों डुप्लीकेट रेशियो। सब आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वेयर रूट हो जाएगा। सब ट्रिप्लीकेट होता तो क्यूब रूट। तो वर्गामूलुनापात, तो 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8, 9:8। हाँ जी, कह रहा है इसका सब डुप्लीकेट बताओ, तो 784 और 841 का सब डुप्लीकेट बताना है। तो भैया 841 का तो होता है 29, हाँ है ना, और 784 का वर्गमूल होता है 28। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 28:29। क्लियर है जी। आइए यहां कह रहा है जी इसका वर्गमूलानुपात बताइए, वर्गमूलानुपात बताइए। तो 1/49 का वर्गमूल 1/7, 1/81 का वर्गमूल 1/9। रेशियो सेट करना आता है, 9 यहां ले आओ, 7 यहां ले आओ, तो 9:7। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यहां कह रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। ट्रिप्लीकेट का मतलब घनानुपात, मतलब घन करना है। तो 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125। तो आंसर आया 343:125। यहां है मेरे प्यारे बच्चों सब ट्रिप्लीकेट, ध्यान देना, सब ट्रिप्लीकेट घन मूलानुपात। तो 512 का क्यूब रूट 8 और 729 का क्यूब रूट 9। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 8:9। हमें बस सब वर्ड को ध्यान से सीखना है। देखिए यार, यहां पे आपको क्या करना होगा कि पहले क्यूब रूट देखेंगे, क्योंकि हमें सब ट्रिप्लीकेट है। तो 1728 का क्यूब रूट 12 है, 2197 का क्यूब रूट 21 है। फिर क्या करना है साहब हमें, फिर हमें यह भी देखना है कि भाई यहां 3 अंकों पे 1 2 3, 1 2 3, तो क्यूब रूट में एक एक अंक पे लगेगा और हमें इनका रेशियो निकालना है। बिल्कुल ठीक है। या हम इस चीज को सीधा सीधा यहां पे भी उड़ा सकते थे कि सर डेसिमल से डेसिमल, क्योंकि रेशियो ही तो था। तो 1728 का क्यूब रूट हुआ 12 और 2197 का क्यूब रूट हुआ 21 है। 21 हुआ कि 13 हुआ, 13 साहब माफ करिए, 2197 का क्यूब रूट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 13। अब कुछ कट रहा है नहीं, कुछ नहीं कट रहा, तो 12:13 मेरा आंसर आ गया। आप कहें सर ए भी तो हो सकता है, नहीं, क्योंकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। रेशियो जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो वेन एवर वी हैव टू राइट, वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बांट लिखें। अब यहां ये कह रहा है 2:7 का इनवर्स रेशियो बताइए। तो मतलब ये 1/2 लिखना है, ये 1/7 लिखना है। ध्यान दोगे तो 7 पलट के यहां आ जाएगा, 2 पलट के यहां आ जाएगा, यानी 7:2। उल्टी कहानी।
हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं टाइप 7 में। टाइप 7 में जो क्वेश्चन है वहां डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल है। देखो यार, डायरेक्ट और इनवर्स का, डायरेक्ट को इसको बोलते हैं अनुपात, वो सीधे सीधे अनुपात, और इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं, इसको हिंदी में देखता हूं अभी सवाल के थ्रू क्या होता है। तो अनुपातिक ही बोलते हैं डायरेक्ट को। कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको ये कहूं, जैसे आपने टाइम एंड वर्क में चीजें पढ़ी होंगी कि भाई राम किसी काम को, या राम और श्याम है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आप पढ़ेंगे आगे, जब टाइम एंड डिस्टेंस देखेंगे तब जानेंगे इस बात को और अच्छे से, कि अगर इनकी स्पीड 20 और 30 है और मैं कहूं किसी सर्टेन डिस्टेंस को चलने में इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर हम कोई एक ऐसी डिस्टेंस मान लेते हैं जो इससे भी भाग चली जाए, इससे भी, तो 60 किलोमीटर मान लेते हैं डिस्टेंस। तो सर अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा 3 घंटे लेगा, और 30 की स्पीड से 60 जाएगा तो 2 घंटे लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कह रहे हैं कि इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो है मेरे प्यारे बच्चों 2:3। काटोगे तो 2:3 आया। जबकि इनके टाइम का जो रेशियो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3:2। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 होगा। यानी जो रेशियो स्पीड का होता है उससे एग्जैक्ट उल्टा रेशियो टाइम का होता है। हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि भाई स्पीड का जो रेशियो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम का। ये जो है ये साइन दिखाता है प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का, प्रोपोर्शन का। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या टाइम का जो रेशियो होगा उसका वो इनवर्स होगा किसके, स्पीड के रेशियो। दोनों मतलब एक ही है। आप कहेंगे कि सर बात समझ में आई। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बटे में आ गया तो इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे मैं आपको कहूं कि राम और श्याम, राम और श्याम, मेरे प्यारे बच्चों, राम और श्याम टाइम जो ले रहे हैं किसी काम को करने में, टाइम ले रहे हैं मान लीजिए 2, या इनकी मजदूरी है 5:6 में, या टाइम ले रहे हैं 5 घंटे और 6 घंटे। ये दिन में 5 घंटे काम करता है, ये दिन में 6 घंटे काम करता है। और मैं कह रहा हूं कि भैया दोनों की वेजेस सेम है, दोनों की वेजेस सेम है, दोनों की वेजेस सेम है। भाई ये भी पर घंटे एक फिक्स अमाउंट लेता होगा, ये भी पर घंटे एक फिक्स अमाउंट लेता होगा। लेट से 10 रुपए पर घंटे ये दिहाड़ी लेता होगा, लेट से 10 रुपए पर घंटे ये दिहाड़ी लेता होगा। तो भैया राम और शाम की कुल मिला के एक दिन की कमाई कितनी है, तो 5 घंटे 10 के हिसाब से 50, 6 घंटे 10 के हिसाब से 60, तो 60 और 50 110 रुपए। यानी 110 रुपए पर डे इनकी टोटल कमाई हो गई, क्योंकि एक घंटे, एक दिन में 5 घंटे, एक दिन में 6 घंटे। अब मेरा कहना यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर इनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, इनकी वेजेस बढ़ा दी जाए और इनकी वेजेस 10% इंक्रीज कर दी जाए, 10% इंक्रीज कर दी जाए, तो आप कहेंगे कि सर 10% इंक्रीज करोगे तो अब 10 की जगह 10 का 10% एक बढ़ा के 11 रुपए पर आवर हो जाएगी, और शाम की वेजेस भी 11 रुपए पर आवर हो जाएगी। जरूरी नहीं कि 10 ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है 20 रुपए पर, समझ रहे हैं ना बात को, कुछ भी हो सकती है। तो आप देखेंगे कि 5 घंटे में 11 के हिसाब से 55, 6 घंटे में 11 के हिसाब से 66, तो 55 और 66 को जोड़ोगे तो आएगा 6×5=11, 6×5=11 और 1×12 121 रुपए पर डे की कमाई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है अब इनकी फाइनल रिवेन्यू। रिवेन्यू तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रेवेन्यू भी जो बढ़ गया ना, 110 से 121 हो गया, तो कितना इंक्रीज, 11, और 110 पे 11 बढ़ना मतलब 10% इंक्रीज हुआ। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिस अकॉर्डिंग पर आवर वेजेज बढ़ रहा है, प्रति घंटे वेजेज बढ़ रहा है, उसी अकॉर्डिंग इनकी रेवेन्यू भी बढ़ जा रही है। अगर वेजेस 10% बढ़ रहा है तो इनकी ओवरऑल रेवेन्यू भी 10% बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन।
देखिए प्रपोर्शन तो है ही कि अगर वेजेज मान लो 10% बढ़ी यानी 10 से 11 हुई तो रेवेन्यू भी 10 से 11 हो जाएगी। तो ये तो प्रपोर्शन का साइन होता है जब भी हम डायरेक्ट या इनवर्स रेशियो में इसे शो करते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत होगी लेकिन समझोगे धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा। यानी यहां पे वेजेज और रेवेन्यू दोनों सेम रेशियो में बढ़ रही है। यानी अगर वेजेज ए से बी के अनुपात में बढ़ी है तो विश्वास मानिए रेवेन्यू भी ए से बी के अनुपात में ही बढ़ी होगी। हाँ है ना। तो हम इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि वेजेज ए अनुपात बी में बढ़ाओ लेकिन रेवेन्यू बढ़ाओ बी अनुपात ए में, तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम इन्हीं चीजों पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहलाता है मेरे बच्चे इनवर्स प्रोपोर्शन, ये कहला देगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वैसे आप कहें कि सर अगर हम इस साइन को इक्वल बनाना चाहते हैं कि टाइम इक्वल टू हम लिखना चाहते हैं 1/स्पीड, तो ये गलत है। टाइम का फॉर्मूला 1/स्पीड नहीं होता। तो सर अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपको ये बात एहसास होगी कि ये जो इनवर्स रेशियो हुआ है ना, टाइम स्पीड का रेशियो इनवर्स टाइम से, ये केवल तभी हुआ है जब दोनों ने सेम डिस्टेंस चली हो, यानी एक कांस्टेंट डिस्टेंस चली हो, दोनों ने कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस दोनों ने चली हो, तभी ऐसा है। अगर इसने चली हो 40 किलोमीटर और इसने चली हो 60 किलोमीटर, तो बेटा ये ले लेगा 2 घंटे और ये ले लेगा 2 घंटे, टाइम का रेशियो 1:1 आ जाएगा। यानी जब डिस्टेंस फिक्स हो, कांस्टेंट हो, केवल उसी केस में इनका रेशियो रिवर्स होता है। तो जब भी ये डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन के साइन दे और आपको इक्वल कुछ करना हो, इक्वल का साइन लगाना हो, तो यहां कोई अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर लेना। अब किस जगह पे कौन सी कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगी ये धीरे धीरे अगले चैप्टर में आप सीखोगे। अगर टाइम स्पीड का फंडा है तो हर हाल में कांस्टेंट वैल्यू डिस्टेंस होगी, यानी डिस्टेंस यहां कांस्टेंट होगी। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कांस्टेंट होगी। तो जब भी अगर इनको इक्वल के साइन में डालना है, जैसे टाइम इक्वल टू रखना है, तो यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे अपॉन स्पीड। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइम स्पीड का कहानी है तो ये हर हाल में डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि जब डिस्टेंस सेम होगी तभी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम कहलाता है। क्लियर है? अब मैं कुछ सवाल लेता हूं, धीरे धीरे बात समझाऊंगा। आइए, सवाल में कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ना फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। कहता है जो ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? क्यूब ऑफ बी के। ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे मुझे इनको इक्वल का साइन देना है तो मुझे हर हाल में यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी हो, तभी ऐसा होगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू की वजह से ही ये इनवर्स हुए होंगे। अब सवाल में कह रहा है अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का क्यूब 8 इंटू के। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है यदि ए की वैल्यू 3 लेते हैं तब बी 2 होता है। इफ ए इज 3 देन बी इज 2। अगर ए की वैल्यू 3 लेते हैं तो बी की वैल्यू 2 होती है। तो 2 की पावर 3 8, 8 3 24, तो मेरे प्यारे बच्चों के की जो वैल्यू आई वो 24 है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये बेसिक फंडा था, बिल्कुल सर। इस फंडे में ए इक्वल टू 1/b³ इंटू के था और के की वैल्यू निकल गई 24, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 24। अब कह रहा है लेकिन नई सिचुएशन दे रहा हूं मैं, यदि ए की वैल्यू 8/9 हो तो बी की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहा है अगर ए की वैल्यू 8/9 ले लें भाई, ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या ले लें? 8/9 ले लें, तो बी की वैल्यू क्या होगी? 8 या 24, तो बी क्यूब की वैल्यू आई 27। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आई 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आई 3। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स वेरीज डायरेक्टली एज रूट वाई।
कहता है x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट वाई के। मतलब x को जब मैं इक्वल का साइन दूंगा ना रूट वाई के, तो यहां मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करनी होगी। अब पहली कंडीशन में कह रहा है जब y की वैल्यू 20.5 है, 20.25 है, तो x की वैल्यू 18 है। कहता है x की वैल्यू 18 होगी और y की वैल्यू होगी 20.25। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 18 इक्वल टू के 20.25 का मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा? तो साहब आप कहेंगे कि ये होगा 4×5 = 45 का वर्ग होगा। तो एक डेसिमल 4.5 आएगा, डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10 आएगा, 5×9 = 45 आएगा, 5×2 = 10 आएगा, 9×2 = 18 आएगा, 2×2 = 4। यानी मेरे बाबू के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। के की वैल्यू कितनी भाई? 4। पक्का? अब इस वाले फंडे में मैं के की वैल्यू रखना चाह रहा हूं, इस वाले फंडे में मैं के की वैल्यू रखना चाह रहा हूं। तो x इक्वल टू के की वैल्यू आ गई 4 इंटू रूट वाई। एक्स की वैल्यू 7.2 है। पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे बटे 10, 4 से काटेंगे 18। आपने कहा ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 2×5 = 10, 2×9 = 18। भाई दोनों ये आया और रूट वाई इक्वल टू आया 9/5। बिल्कुल ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों? मुझे जो वैल्यू निकालनी है, या आप ये ना भी करते तो आप यहां से पॉइंटों में भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां से 4 से काटा 18, 18/10, यानी रूट वाई की जो वैल्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 1.8। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 18 का वर्ग होता है 324, तो 3.24। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हाँ जी। देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो बी के डायरेक्टली है लेकिन सी के इनवर्स है। ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सी के। कह रहा है ए बी के तो डायरेक्ट है बट सी के इनवर्स है। यहां तक की मेरी बात आई समझ? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसे इक्वल का साइन देता हूं तो यह आएगा ए इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू बी बाई सी। भाई सी का इनवर्स है, बी का डायरेक्ट है। अब करना क्या है उसने? कुछ नहीं, इन्हीं चीजों में वैल्यू रखवाएगा और कैलकुलेट कराएगा। जैसे पहले वाली स्टेटमेंट में कहें तो ए की वैल्यू 4/3 है और बी की वैल्यू कह रहा है 3/7 आती है और सी की वैल्यू 9/14। ध्यान देना मेरे भाई, कहता है ए 4/3 है, सी 9/14 आएगा तो बी की वैल्यू 3/7। आओ बाबू कैलकुलेशन बैठाते हैं। 4/3 बराबर के गुना 3/7, 14/9, 3×3 = 9, 3×1 = 3, 7×2 = 14, 2×2 = 4। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2। के की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 2। के की वैल्यू निकल के आई 2 मेरे बाबू। के की वैल्यू निकल के आई 2। अब ये वैल्यू यहां रखनी होगी हमें। आओ जरा इसमें। अब के की वैल्यू निकल के आ गई है तो इसे हटा देते हैं, यहीं रख देते हैं भाई। सवाल में कह रहा है कि अगर अब ए की वैल्यू 4√3 रखें, ए की वैल्यू 4√3 रखें, के की वैल्यू 2 निकल के आई और बी की वैल्यू 30 रखें, तो कहता है भैया सी की वैल्यू कैलकुलेट करो क्या होगी। देखो मेरे भाई 2 से काटा 2 आया, 2 से काटेंगे 15 आया, 15 को लिखेंगे 5×3। मेरे बच्चे √3 को इससे काटेंगे तो आएगा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी की जो वैल्यू आई वो आई 5√3।
तो मेरे प्यारे बच्चों सी की जो वैल्यू है वो 5√3 है। सी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रही है, 5√3। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है P वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ Q। कहता P जो हो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन Q का नहीं, Q के स्क्वायर का। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। अब भैया इक्वेट करेंगे P इक्वल टू कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटू 1/Q²। अब Q की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 4.5, P की 1.2। कहता P की वैल्यू 1.2 आती है जब हम Q की वैल्यू 4.5 लेते हैं, 1/4.5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे साहब K की जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी 1.2 इंटू 4.5 का स्क्वायर। देखो मेरे बच्चे अब ध्यान से, K की वैल्यू यही रहने देते हैं। हाँ जी, अब आगे की कहानी सेट करते हैं, इतने में ही सोल्व हो जाएगा सवाल। अब देखिए मेरे बच्चे, अब हमें पता है कि भैया P इक्वल टू है K और इक्वल टू है 1/Q²। बिल्कुल ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है जब P की वैल्यू 0.3 रखोगे, P की वैल्यू 0.3 रखोगे तो कहता है Q का क्या मान होगा। तो K की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, ये वाली 1.2 और 4.5 का स्क्वायर इंटू में 1/Q²। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, Q² को ऊपर लेके जाऊंगा तो यह आएगा 1.2 इंटू में 4.5 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 0.3। 3 एकम 3, 3 चौक 12, डेसिमल से डेसिमल गया। तो Q² को हम लिख सकते हैं 4, 4 को लिखेंगे 2 गुना 4.5 का वर्ग। भाई ये 2 का वर्ग, ये 4.5 का वर्ग। तो Q की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4.5 गुना 2 9²। तो Q की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है, कहता है आर वेरीज डायरेक्टली एज एस। जो आर है वो एस के डायरेक्टली और टी के इनवर्सली। आर जो है वो एस के तो डायरेक्टली है और टी के मेरे प्यारे बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यार देखो, आर इक्वल टू के इंटू एस बाई टी। अब कह रहा है अगर आर की वैल्यू 2/3 लोगे तो इक्वल टू के, तो एस की वैल्यू आएगी 4/21 और टी की वैल्यू है 5/7। तो पलट के लिखूंगा तो मेरे बच्चे 7/5। आओ मेरे भाई, 3 से काटेंगे 7, 7 से 7 गया, 2 से काटेंगे 2 आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों के की जो वैल्यू आई वो आई 5/2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर के की वैल्यू 5/2 है तो अब आगे की चर्चा, आगे की चर्चा पे बात करते हैं। देखो यार, आर इक्वल टू के इंटू एस बाई टी। अब हमें सवाल में कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू 3/4 है, बहुत बढ़िया। के की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/2 है, बहुत बढ़िया। एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और 1/टी, टी की वैल्यू का उल्टा कर दो। तो टी की वैल्यू 1/9, तो पलटेंगे तो आ जाएगा 9/1। ठीक है भैया। अब कहता है बाबू वैल्यू निकाल दो एस की। देखो यार, 2 से काटेंगे 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे 3 आएगा,
तो 5 दिए करेंगे 15, 15 दूनी 30, तो मेरे प्यारे बच्चों एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/30। ये मेरे सवाल का राइट तरीका हो, सही आंसर निकालने का तरीका ये हो। मेरे प्यारे बच्चों ये आप खुद से कर लेंगे। ये वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों आप खुद से करना, इसे मैं कराता हूं। पहले तरीके से पढ़िए, फिर आगे आते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई यानी हाइट में जो डिक्रीज हो रहा है वो बेसिकली समय यानी जो टाइम है उसके वर्ग के समानुपाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है द फॉलोइंग हाइट, यानी हाइट जो नीचे जाती जा रही है वो किसी ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। मतलब सर वो ये कह रहा है कि हाइट जो गिर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टाइम के वर्ग के, यानी हाइट इक्वल का साइन कोई कांस्टेंट वैल्यू इनटू टाइम का स्क्वायर। बहुत सुंदर। अब कहता है जब एक ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर हाइट को गिरा देती है, 80 सेंटीमीटर हाइट को गिरा देती है, तो कहता है समय लगता है 4 सेकंड। मतलब 4 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट 80 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है। तो 4 सेकंड का स्क्वायर करोगे, 4 का और 16, 16 5 80, तो के की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। के की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब आइए सामने। तो भैया के की वैल्यू आ गई, फंक्शन आ गया हाइट इक्वल टू के की वैल्यू है 5 गुना टी टाइम स्क्वायर। अब सवाल में कह रहा है तो 8 सेकंड में वस्तु कितनी हाइट तक गिर जाएगी। तो कहता है कितनी हाइट डिक्रीज हो जाएगी 8 सेकंड में। तो भैया 8 का वर्क करोगे 64, 64 पांजे कितना होता है, 5 चौक 20, 3 5 30, 320। यानी इसकी जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों वो 320 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगी। हाइट जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 320 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है द फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली विद इट्स वेट। कहता फ्यूल की जो कंजप्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके वेट के। अगर हम इक्वेट करें तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। और सवाल में कह रहा है एक कार दैट वेट 3800 पाउंड। कहता है एक कार है जिसका वजन 3800 पाउंड है। कार का वजन है मेरे प्यारे बच्चों 3800 पाउंड, सॉरी माफ करिएगा, कार का वजन है 3800 पाउंड। तो कहता है कि जो हाईवे पे जो इसकी माइलेज पर है, पर पाउंड जो है या जो भी है वो 25 मिलीग्राम हो जाती है। सवाल में कह रहा है कि अगर गाड़ी का वजन 3800 पाउंड होता है तो उसकी जो खपत है वो 25 एमपीजी हो जाती है। तो मेरे भाई यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो के की वैल्यू आएगी 25 गुना 3800। बहुत बढ़िया जी। अब अगली लाइन में कह रहा है एक ऐसी कार का ईंधन खपत ज्ञात करनी क्या होगी जिसका वजन इतना हो। तो भैया कंजप्शन निकालनी है, के की वैल्यू आपको दे रखी 25 गुना 3800 गुना में 1 वेट, और वेट दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 4750। आ जाओ जी, अब करते हैं कार्रवाई। जीरो से तो जीरो निपटाओ, 25 से निपटाओगे 25 दूनी 50, 25 आठे 200, 16 419, यह आया 19।
19 से काटोगे 19 दूनी 38 20, यानी इसकी फ्यूल कंजप्शन जो है वो 20 मिलीग्राम एमपीजी जो भी यूनिट होगी उसमें रहेगी। तो फ्यूल कंजप्शन अब जब 4750 पाउंड वेट लोगे तो 20 एमपीजी उसकी फ्यूल की कंजप्शन हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।